एपिसोड 7 डायरी गायब, राज खुलने का खतरा। विस्तृत दृश्य व्याख्या। कहते हैं जब सच सामने आता है तो वो तूफान की तरह आता है, पर जब सबूत गायब हो जाते हैं तो इंसान अकेला रह जाता है, अपने सच के साथ, अपने डर के साथ, अपनी लड़ाई के साथ। इरा के पास अब सिर्फ एक ही हथियार था, उसकी डायरी, जिसमें उसने निशा के सारे राज लिखे थे। पर वो डायरी अब गायब थी, और उसके गायब होने के साथ इरा की उम्मीदें भी धुंधली होने लगी थी। पर क्या सच में? क्या राधा की बेटी इतनी जल्दी हार मान लेती है? चलिए, आपको ले चलते हैं उस घर में, उन कमरों में, जहां हर दीवार के पीछे एक राज छिपा था, और हर मुस्कान के पीछे एक जहर। दृश्य 1। सुबह 7 बजे, इरा का घबराना। सुबह की हल्की धुन, पर उसमें एक अजीब सी बेचैनी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। सुबह के 7 बजे थे। सूरज की पहली किरणें कपूर मैंशन की ऊंची खिड़कियों से अंदर आ रही थी, संगमरमर के फर्श पर सुनहरी धारियां बना रही थी। बाहर बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट थी, फव्वारे से पानी गिरने की आवाज थी, माली कैंची से घास काट रहा था। पर इरा के कमरे में अंधेरा था, भारी मखमली पर्दे खिंचे हुए थे, जैसे कोई उस कमरे को दुनिया से छिपाना चाहता हो। इरा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने रात को बहुत देर सोचा था, निशा की साजिशों के बारे में, पार्टी के प्लान के बारे में, और अपनी डायरी के बारे में जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। थकान के कारण सुबह तड़के आँख लगी थी, पर नींद पूरी नहीं हुई थी। उसकी आँख धीरे धीरे खुली। पहले कुछ देर तक वो छत को देखती रही, उस पर बना हुआ सुनहरा झूमर धीरे धीरे हवा में झूल रहा था। फिर उसने करवट बदली। उसका हाथ स्वाभाविक रूप से तकिए के नीचे गया, जहां वो हर रात अपनी डायरी रखती थी। हाथ खाली आया। उसने फिर से हाथ डाला, और गहरा कुछ नहीं। उसका दिल धक से रह गया। वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नींद थी, पर अब वो पूरी तरह जाग चुकी थी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने तकिया उठाया, नीले रंग का मखमली तकिया, जिस पर सुनहरे धागों से कढ़ाई की हुई थी। उसके नीचे सफेद चादर थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल खाली, कोई डायरी नहीं। उसने चादर हटाई, नीचे गद्दा था, स्प्रिंग वाला, मुलायम। उसने पूरा बिस्तर खंगाल डाला, तकिए उछाले, रजाई हटाई, गद्दे के नीचे देखा। डायरी नहीं थी। कहाँ गई? कहाँ गई मेरी डायरी? अब उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने बिस्तर से छलांग लगाई, नंगे पैर ही, जैसे कोई पागल हो। उसके पैर ठंडे संगमरमर पर पड़े तो ठिठुर गए, पर उसे महसूस नहीं हुआ। वो अलमारी की तरफ दौड़ी, उसके नंगे पैर फर्श पर थपथप की आवाज कर रहे थे। अलमारी के दरवाजे खोल दिए, दोनों तरफ के। अंदर कपड़ों की कतारें थीं, उसके लिए हाल ही में खरीदे गए महंगे सूट, लहंगे, साड़ियाँ। उसने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, एक एक करके, जैसे कोई अपना घर तलाशी ले रहा हो। हर कपड़े की जेब चेक की, हर तह को खोला, हर पॉकेट को उल्टा। डायरी नहीं मिली। नहीं, नहीं। कहाँ है? उसने अलमारी के ऊपर की शेल्फ देखी, वहां कुछ बक्से रखे थे, ज्वेलरी के, सजावट के। उन्हें नीचे उतारा, खोला, अंदर देखा। डायरी नहीं थी। अब वो बाथरूम की तरफ भागी। बाथरूम का दरवाजा खुला, अंदर बड़ा सा टब था, शीशे की दीवारें, संगमरमर के सिंक। उसने हर दराज खोली, टूथब्रश, पेस्ट, क्रीम, परफ्यूम, शैम्पू की बोतलें, सब बिखर गए। उसने शीशे के पीछे देखा, टब के नीचे देखा, वॉशिंग मशीन के अंदर तक देखा। डायरी नहीं थी। वो वापस कमरे में आई। अब उसकी सांसें तेज थीं, लगभग फुफकार रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास गई, उस पर रखे सारे सामान हटा दिए, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम की बोतलें, ज्वेलरी बॉक्स, सब फर्श पर गिर गए। डायरी नहीं। वो बिस्तर के पास लौटी। अब उसकी आंखों में डर था, बहुत बड़ा डर। वो बिस्तर पर गिर गई, घुटनों के बल। उसके हाथ बिस्तर पर टिके थे। उसके बाल चेहरे पर बिखर गए थे। कहाँ है? कहाँ गई मेरी डायरी?
वो जोर से रोने लगी। नहीं, रोना नहीं था, ये चीख थी। पर उसने अपना मुंह दबा लिया ताकि आवाज न निकले। उसके कंधे हिल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसकी निगाहें दरवाजे पर पड़ी। उसे याद आया कल दोपहर जब वो नीचे फोटोशूट के लिए गई थी, तब उसका कमरा खुला था। डिजाइनर आए थे 3 लोग। ज्वेलर आया था एक औरत, बहुत सारे गहनों के साथ। मेकअप वाले आए थे 2 लड़कियां। और फिर निशा भी आई थी, चाय लेकर, प्यार से, मुस्कुराती हुई। चाय पी लो दीदी, बहुत दिन लग जाएगा मेकअप में। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। उस वक्त इरा ने सोचा था, कितनी प्यारी है मेरी बहन। पर अब उसे सब समझ आ रहा था। निशा उसके कमरे में आई थी, सबसे पहले आई थी। और जब इरा नीचे फोटोशूट के लिए गई, तब निशा यहाँ थी, अकेली, बिना किसी के। उसी दौरान डायरी गायब हुई थी। निशा, तूने मेरी डायरी चुराई। इरा के आंसू रुक गए। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था, जलन थी, और एक अजीब सी चमक थी, लड़ाई की चमक। वो उठी, खिड़की के पास गई, पर्दा हटाया, नीचे देखा। लॉन में निशा खड़ी थी। उसने आज हल्का पीला सूट पहना था जो धूप में चमक रहा था। बालों में ताजी चमेली के फूल लगाए थे, उनकी खुशबू शायद दूर तक जा रही थी। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी थी, कानों में सोने के छोटे झुमके। वो माली से बात कर रही थी, फूलों के बारे में, पार्टी की सजावट के बारे में। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था, गुलाब, गेंदा, मोगरा। वो फूलों को सूंघ रही थी, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। इतनी मासूम, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर। पर इरा अब उस मासूमियत पर यकीन नहीं करती थी। निशा, तूने ली है मेरी डायरी, मैं जानती हूँ। पर अब मैं क्या करूं? कैसे साबित करूं? कौन सुनेगा मेरी बात? वो खिड़की से हट गई। पर्दा गिर गया। कमरा फिर अंधेरा हो गया। दृश्य 2, सुबह 8 बजे, निशा का कमरा, जीत की सुबह। ठंडी, खतरनाक धुन, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। निशा के कमरे में सुबह की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। ये कमरा इरा के कमरे से बिल्कुल अलग था। यहाँ गुलाबी रंग का बोलबाला था। गुलाबी दीवारें, उन पर सफेद फ्रेम में निशा की तस्वीरें, बचपन की, कॉलेज की, दादा के साथ, मम्मा के साथ, दोस्तों के साथ। गुलाबी पर्दे, गुलाबी चादर, गुलाबी तकिए, उन पर लेस की कढ़ाई, छोटे छोटे मोती लगे हुए। फर्श पर सफेद शगुन का कालीन था, इतना मुलायम कि पैर धंस जाते थे। छत पर छोटा सा झूमर था, क्रिस्टल का, जो हवा में खनकता था। निशा अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी थी। ड्रेसिंग टेबल बहुत बड़ी थी, उस पर 3 बड़े शीशे लगे थे, जिनमें से वो अपने आप को अलग अलग कोणों से देख सकती थी। टेबल पर सैकड़ों चीजें रखी थीं, महंगे परफ्यूम की बोतलें, जिन पर फ्रेंच लिखा था, हीरे जवाहरात से जड़े ज्वेलरी बॉक्स, क्रीम के जार, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड डस्ट वाले, लिपस्टिक के ढेर, हर रंग की, हर शेड की, आईलाइनर, काजल, मस्कारा, ब्रश, स्पंज, सब व्यवस्थित, सब अपनी जगह पर। निशा ने आज सुबह स्नान किया था। उसके बाल अभी भी गीले थे, लंबे, घने, काले, कंधों पर बिखरे हुए। उसने हल्का गुलाबी सूट पहना था, जो उसके रंग पर बिल्कुल फिट बैठता था। सूट पर छोटे छोटे फूल बने थे, हाथ की कढ़ाई, असली सोने के धागों से। उसने अभी तक गहने नहीं पहने थे, सिर्फ छोटे हीरे के झुमके थे, जो उसके कानों में चमक रहे थे। वो शीशे में अपना चेहरा देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, गहरा संतोष, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के बाद महसूस करता है। उसके हाथ में एक डायरी थी, काली, साधारण सी, जिसके कवर पर कुछ नहीं लिखा था। इरा वाली डायरी। उसने डायरी को अपने हाथों में घुमाया। उसके हाथ साफ सुथरे थे, नाखूनों पर गुलाबी पॉलिश थी, कलाई पर सोने की पतली चेन थी। ये हाथ कभी कोई काम नहीं करते थे, बस गहने पहनते थे, फोन पकड़ते थे, चाय के कप उठाते थे। और आज ये हाथ एक डायरी पकड़े थे, जो किसी की जिंदगी की सच्चाई थी।
उसने डायरी खोली। पन्नों की सरसराहट की आवाज आई। उसने पहला पन्ना पढ़ा। मेरी जिंदगी के सच। निशा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। तेरी जिंदगी के सच, दीदी? अब ये सच मेरे पास है। और तू क्या करेगी? उसने धीरे धीरे पन्ने पलटे। हर पन्ने को ध्यान से पढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अपने दुश्मन का नक्शा पढ़ रहा हो। दिन 1। कपूर मैंशन में आई। सब नए थे। निशा बहुत प्यार करती थी। या करती थी? निशा जोर से हंसी, पर वो हंसी मासूम नहीं थी। वो हंसी थी ठंडी, खोखली, खतरनाक। उस हंसी से कमरे का तापमान गिर गया लगा। प्यार करती थी या करती थी? हाँ हाँ हाँ, दीदी, तू बहुत नासमझ है। प्यार? इस दुनिया में प्यार नहीं होता। यहाँ सिर्फ फायदा होता है, सिर्फ हक होता है, सिर्फ जीत होती है। और मैं जीतती हूँ। हमेशा जीतती हूँ। उसने आगे पढ़ा। दिन 2। निशा ने चाय दी। स्वाद अजीब था। हाँ दीदी, अजीब था ना? पर तू पी गई। रोज पी गई। क्योंकि तू मुझ पर भरोसा करती थी। हाँ हाँ हाँ, कितनी आसान है तू। दिन 3। फिर चाय। फिर अजीब स्वाद। दिन 4। बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ज़र। निशा ने डायरी अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें बंद हो गई। वो डायरी को ऐसे पकड़ रही थी जैसे कोई कीमती चीज हो। दीदी, तूने जहर पिया और तू बच गई। तेरी किस्मत अच्छी है। पर अब मैं ऐसा करूंगी कि तू बच नहीं पाएगी। तू यहाँ से भाग जाएगी, अपनी इज्जत के साथ या बिना इज्जत के। फर्क सिर्फ इतना है कि तू जाएगी जरूर। उसने आगे पढ़ा। दिन 5। रात को देखा, निशा फोन पर बात कर रही थी। प्लान, सावधानी, वो चली जाएगी, ये सब सुना। निशा का चेहरा एक पल के लिए स्थिर हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा आया, पर वो गुस्सा जल्दी ही मुस्कान में बदल गया। तो तूने सुन लिया था। तभी तू उस रात मेरे दरवाजे के बाहर थी। मैंने सोचा था शायद कोई नौकर है, कोई चोर है। पर तू थी, मेरी प्यारी दीदी। उसने आगे पढ़ा, और अब उसकी आंखें तेजी से पन्नों पर दौड़ रही थी। निशा, तूने सोचा था मैं कमजोर हूँ? तू गलत है। मैं राधा की बेटी हूँ। और अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर न भूल पाए। पार्टी में, वहीं सबके सामने, तेरा असली चेहरा दिखाऊंगी। निशा ने डायरी बंद कर दी। उसका चेहरा अब बिल्कुल स्थिर था, कोई भाव नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बस एक ठंडी गणना थी। तो दीदी, तू मुझे सबक सिखाएगी? तू मेरा असली चेहरा दिखाएगी? हाँ हाँ हाँ। पहले अपना असली चेहरा तो देख, एक अनपढ़ गंवार लड़की, जो सोचती है कि वो इस घर की मालिक बन सकती है। तू क्या जानती है इस घर के बारे में? तू क्या जानती है मैं कौन हूँ? वो उठी और खिड़की के पास गई। पर्दा हटाया। बाहर धूप थी, फूल खिले थे, हरियाली थी। नीचे लॉन में इरा खड़ी थी, उदास, परेशान, डरी हुई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। हाथ में कुछ नहीं था, बस खाली हाथ, खाली आंखें। दीदी, तू बहुत दूर सोचती है। तू सोचती है कि तू यहाँ आकर मेरा सब कुछ छीन लेगी। पर तू भूल गई, ये घर मेरा है। मैंने 19 साल यहाँ बिताए हैं। मैंने सबको खुश रखा, सबका दिल जीता। दादाजी ने मुझे पाला, मम्मा ने मुझे प्यार किया, भैया ने मुझे संभाला। और तू एक दिन में आकर सब खत्म कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने डायरी को देखा। उसकी उंगलियां डायरी के कवर पर फेर रही थी, जैसे कोई अपने हथियार को सहला रहा हो। अब तेरे पास कुछ नहीं है दीदी। तेरी डायरी मेरे पास है। तेरे सारे राज मेरे पास है। तेरा प्लान मेरे पास है। और मेरा प्लान, वो चलता रहेगा। पार्टी में, तू बदनाम होगी। सब तुझे देखेंगे, बेहोश, बदहवास, बेइज्जत। और फिर तू यहाँ से भाग जाएगी। हमेशा के लिए। वो खिड़की से बाहर झुकी। नीचे देखा। इरा अब भी वहीं खड़ी थी। दीदी, गुड मॉर्निंग। उसने हाथ हिलाया, वही मासूम हाथ, वही मीठी आवाज। नीचे आओ ना,
नाश्ता करते हैं, तुम्हारे लिए चाय बनाई है। इरा ने ऊपर देखा। दूर से, धूप में, उनकी निगाहें मिलीं। एक पल को दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। निशा की आंखों में मासूमियत थी, इतनी सच्ची, इतनी गहरी, कि कोई भी धोखा हो जाए। पर इरा अब उस मासूमियत पर यकीन नहीं करती थी। इरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ी और अंदर चली गई। निशा खिड़की से हटी, पर्दा गिरा दिया। वो डायरी लेकर अलमारी के पास गई। अलमारी के पीछे एक छोटा सा डिब्बा था, गत्ते का, पुराना, धूल से ढका हुआ। उसने डिब्बा निकाला। अंदर पहले से ही कुछ चीजें थीं, पुरानी तस्वीरें, कुछ चिट्ठियाँ और एक छोटी सी डायरी, और पुरानी, फटी हुई, जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे। उसने इरा की डायरी को भी उसी डिब्बे में रख दिया। डिब्बा बंद किया, वापस अलमारी के पीछे रख दिया। फिर वो ड्रेसिंग टेबल के पास लौटी। शीशे में अपना चेहरा देखा, मुस्कुराई। दीदी, अब तू मेरे हाथ में है। जो चाहूंगी, वो करूंगी, और तू कुछ नहीं कर सकती। दृश्य 3। सुबह 9 बजे इरा का सामना। तनावपूर्ण, तेज धुन, 2 शेरनियों की लड़ाई, चीख पुकार, टकराव। इरा ने फैसला कर लिया था। वो चुप नहीं बैठेगी, वो डरकर नहीं रहेगी। वो निशा से सीधे सवाल करेगी, आमने सामने, दिल से दिल, आँख से आँख। वो अपने कमरे से निकली। उसने आज कोई मेकअप नहीं किया था, चेहरा साफ था, बाल खुले थे। उसने साधारण सूती कुर्ता पहना था, हल्का नीला, जैसे गाँव में पहनती थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, बस नंगे पाँव। उसके कदमों में जोश था, आँखों में आग थी, दिल में गुस्सा था, और हाथ में कुछ नहीं था, बस उसकी हिम्मत थी। वो गलियारे से गुजरी। गलियारा लंबा था, करीब 50 फीट। दोनों तरफ बंद दरवाजे थे, सुनीता का, अर्नव का, दादा का। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स उसे देख रही थी, पुरानी पेंटिंग्स, 8वीं सदी की, जिनमें राजाम महाराजाओं के चेहरे थे। वो पेंटिंग्स आज उसे अजीब लग रही थी, जैसे वो भी उसे देख रही हों, जैसे वो भी कह रही हों, तू कौन है? तू यहाँ क्या कर रही है? इरा ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी निगाहें सीधे आगे थीं, गलियारे के अंत में, जहाँ निशा का कमरा था। वो वहां पहुंची। दरवाजा बंद था, लकड़ी का भारी दरवाजा, जिस पर गुलाबी रंग किया गया था, और बीच में सोने का हैंडल था। इरा ने बिना खटखटाए ही दरवाजा खोल दिया, जोर से, धक्का देकर। दरवाजा दीवार से टकराया, जोर की आवाज हुई, पूरे गलियारे में गूंज गई। निशा अंदर थी, ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी, बाल संवार रही थी। इरा को देखते ही वो मुस्कुराई, वही मासूम मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दीदी, आओ, बैठो। कैसी हो आज? सुबह इतनी तेज? इरा ने दरवाजा बंद किया, इस बार धीरे से, पर दृढ़ता से। वो अंदर आई। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस गुस्सा था, और सवाल थे। उसने निशा की आंखों में देखा, सीधे, बिना झिझक, बिना डर। मेरी डायरी दे। 3 शब्द, लेकिन इतने ताकतवर कि कमरे का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिल गई लगी। निशा के हाथ में ब्रश था, वो 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर उसने ब्रश टेबल पर रख दिया। निशा का चेहरा 1 सेकंड के लिए स्थिर हुआ, पर अगले ही पल वो फिर मासूम बन गई। उसने सिर हिलाया, आंखें फैलाईं, हाथ जोड़ लिए। कौन सी डायरी दीदी? मुझे तो नहीं पता। तुम्हारी कोई डायरी है? मैंने तो कभी देखी ही नहीं। झूठ मत बोल, निशा। वही डायरी जो मेरे कमरे से गायब हुई है। कल रात तक थी, आज सुबह नहीं है। और मुझे पता है तूने ली है। निशा ने आश्चर्य से आंखें फैलाईं। बहुत अच्छा नाटक किया। उसने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए, जैसे कोई सदमे में आ गया हो। दीदी, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी डायरी क्यों लूंगी? मुझे तो पता भी नहीं तुम डायरी रखती हो। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन? हाँ। इरा की हंसी फूट पड़ी, पर वो हंसी दर्द भरी थी। जो बहन अपनी दीदी को जहर दे, वो बहन कहलाने की हकदार नहीं।
जो बहन अपनी दीदी की डायरी चुराए, वो बहन नहीं, दुश्मन होती है। निशा का चेहरा बदला। वो उठी। अब उसके चेहरे से मासूमियत गायब हो रही थी, जैसे कोई मुखौटा उतर रहा हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, होंठ पतले हो गए, चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। तो तू जानती है? तू सब जानती है? हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने कल रात तुझे फोन पर बात करते सुना था। मैंने तेरा प्लान सुना था, पार्टी में मुझे बदनाम करने का। तूने एक बारटेंडर को पैसे दिए, एक आदमी को बुलाया राकेश नाम का, और आज मेरी डायरी गायब है। इत्तेफाक? मुझे नहीं लगता। निशा ने इरा को घूरा। उसकी आंखों में अब गुस्सा था, नफरत थी, और एक अजीब सी चमक, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, उसे परखता है, उसकी कमजोरी ढूंढता है। अच्छा, तो तूने सुन लिया? तूने मेरी बातें सुन ली? और अब तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मेरी डायरी वापस कर। अगर मैंने नहीं ली तो? तूने ली है। मैं जानती हूँ। कैसे जानती है? तेरे पास सबूत है? सबूत? मेरी डायरी ही तो सबूत थी। और तूने वो चुरा ली। निशा हंसी, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। वो इरा के चारों तरफ घूमने लगी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। तो अब बता दीदी, तू क्या करेगी? किसे बताएगी? कौन सुनेगा तेरी बात? इरा को लगा जैसे उसके सीने में चाकू घुस गया। ये कबूलनामा था, निशा का असली चेहरा सामने आ गया था। तो तू कबूल कर रही है? तूने मेरी डायरी ली? हाँ, मैंने ली। तू क्या करेगी? और जहर? वो चाय? वो भी तूने दिया? हाँ, मैंने दिया। रोज दिया। हर सुबह, प्यार से, मुस्कुराकर। तू पी गई। रोज पी गई। क्योंकि तू मुझ पर यकीन करती थी। हाँ हाँ हाँ, कितनी भोली है तू। इरा की आंखों से आंसू बहने लगे, गुस्से के आंसू, दर्द के आंसू, धोखे के आंसू। क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तो आई ही थी। तुझसे प्यार करती थी। तुझे अपनी बहन समझती थी। और तू? प्यार? हाँ। निशा की हंसी और तेज हो गई। तू सच में बेवकूफ है या बनती है? प्यार? इस घर में प्यार नहीं होता, दीदी। यहाँ हक होता है, जीत होती है, लड़ाई होती है। और मैं 19 साल से ये लड़ाई लड़ रही हूँ। ये घर मेरा है। मैंने इसे अपने पसीने से सींचा है। मैंने सबको खुश रखा, सबका दिल जीता। दादाजी बीमार हैं तो मैं उनके पास बैठती हूँ। मम्मा अकेली है तो मैं उनका साथ देती हूँ। भैया व्यस्त है तो मैं घर संभालती हूँ। और तू एक दिन में आकर मेरा सब कुछ छीन लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुझसे कुछ नहीं छीन रही, निशा। हम दोनों इस घर की बेटियां हैं। साथ रह सकते हैं। साथ? हाँ। निशा और जोर से हंसी। तू सच में बेवकूफ है। ये दुनिया साथ नहीं चलती, दीदी। यहाँ जीत उसी की होती है जो ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा चालाक हो। और मैं चालाक हूँ। तू नहीं। तू तो अभी से मेरे हाथों की गुड़िया है। तू जो कहूंगी, वो करेगी। इरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठियां भिंच गई। उसकी आंखों में आग थी। अपनी डायरी वापस कर, निशा। ये आखिरी बार कह रही हूँ। नहीं। कर। नहीं तो? नहीं तो क्या? मुझे मार देगी? तू मुझे मार सकती है? तू गांव की गवार लड़की। मुझे मारेगी? चिल्लाएगी? सबको बता देगी? जा बता दे। जाकर कह दे, मम्मा, दादाजी, भैया, सबको बता दे कि मैंने तुझे जहर दिया। मैंने तेरी डायरी चुराई। मैं तुझे पार्टी में बदनाम करने वाली हूँ। पर सुन, तेरी बात कौन सुनेगा? तू कौन होती है उनके लिए? तू एक अजनबी है। एक गवार लड़की जो कल आई और आज मालिक बनना चाहती है। और मैं इस घर की लाडली बेटी हूँ। मुझे सब प्यार करते हैं, मेरी बात सुनते हैं। तू क्या कर सकती है? इरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने आवाज नहीं निकाली। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वो चुप थी। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी, पर उसने हाथ नहीं उठाया। तू
तू इतनी खतरनाक है? खतरनाक? नहीं दीदी, मैं समझदार हूँ। मैंने 19 साल यहाँ बिताए हैं। मैंने देखा है यहाँ कैसे लोग मरते हैं, कैसे लोग जीते हैं, कैसे लोग सत्ता के लिए सब कुछ कर डालते हैं। मैंने अपनी माँ से सीखा है, इस दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कोई तुम्हारा नहीं होता। सब सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ, जिसने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया था। जिसने मुझसे कहा था, बेटा, इस दुनिया में जीना है तो लड़ना सीख। और मैंने लड़ना सीख लिया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 बार धीरे से पर दृढ़ता से। निशा बेटा, अंदर हो? सुनीता की आवाज थी। तुमसे कुछ बात करनी है, पार्टी के बारे में। दोनों बहनों के चेहरे बदल गए। निशा ने झट से अपना चेहरा बदला, मासूमियत वापस आ गई। आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे। इरा ने अपने आंसू पोंछे, अपना चेहरा संभाला। निशा ने दरवाजा खोला। सुनीता अंदर आई। उन्होंने दोनों को देखा। इरा की आंखें लाल थीं। निशा रो रही थी। क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? क्या बात है? निशा तुरंत सुनीता से लिपट गई, रोते हुए, हिचकियां लेते हुए। मम्मा, दीदी, दीदी मुझे बहुत बुरा-भला कह रही हैं। कह रही है मैंने उनकी डायरी चुरा ली। मैंने कुछ नहीं चुराया मम्मा। मुझे पता भी नहीं उनकी कोई डायरी है। मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, चाय लाती हूँ, कपड़े दिलवाती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। और वो मुझ पर शक करती है। सुनीता ने इरा की तरफ देखा, गुस्से से, नफरत से, तिरस्कार से। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक बात थी, तू कौन है मेरे सामने? इरा, ये क्या हो रहा है? तुम निशा को क्यों परेशान कर रही हो? ये बहुत अच्छी लड़की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। इस घर में आए 19 साल हो गए, कभी किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई। और तुम आई हो कुछ दिन हुए और तुम इस पर शक कर रही हो? इरा ने सुनीता की तरफ देखा, उसे समझ में आ गया कि यहाँ कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। ये घर निशा का है, ये लोग निशा के हैं, ये प्यार निशा के लिए है। वो यहाँ अकेली है, बिल्कुल अकेली। चाची, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस अपनी डायरी मांगी जो गायब है। डायरी? तुम्हारी डायरी? और तुम्हें लगता है निशा ने चुराई? क्यों चुराएगी वो तुम्हारी डायरी? उसके पास सब कुछ है, उसे तुम्हारी डायरी की क्या जरूरत? निशा और जोर से रोने लगी, उसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके आंसू सच्चे लग रहे थे, बिल्कुल असली, बिल्कुल सच्चे। मम्मा, मैंने नहीं ली, मुझे पता भी नहीं। दीदी मुझसे नफरत करती है शायद। शायद वो मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती है। शायद उन्हें मुझसे जलन होती है क्योंकि मैं 19 साल से यहाँ हूँ और सब मुझसे प्यार करते हैं। सुनीता ने इरा को घूरा, उसकी आंखों में आग थी, चेहरा लाल हो गया था। सुन इरा, मैंने अब तक चुप रखा, पर अब बहुत हो गया। तुम यहाँ नहीं हो, पर ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। निशा भी इस घर की बेटी है, उससे ज्यादा वो इस घर की आत्मा है। उसने दादाजी की सेवा की, उसने मेरा साथ दिया, उसने अर्नव का ख्याल रखा। और तुम आकर उसे परेशान कर रही हो? अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं दादाजी को बता दूंगी। मैं विक्रम को बुला लूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। समझी? इरा नीचा देखे खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। कोई उसका साथ नहीं देगा। यहाँ हर कोई निशा के साथ है, चाहे वो सच कुछ भी हो। मुझे माफ कर दीजिए चाची, मैं गलत थी। वो कमरे से बाहर निकल गई, धीरे धीरे, सिर झुकाए, कदम घसीटते हुए। पीछे से निशा की हिचकियां आ रही थीं, नकली रोना, पर सुनीता उसे सच मान रही थी। मत रो बेटा, मत रो, मैं हूं ना तेरे साथ। कोई तुझे कुछ नहीं कह सकता। तू इस घर की बेटी है और रहेगी। निशा ने सुनीता को और कसकर गले लगाया, पर उसके कंधे पर सिर रखे हुए उसकी आंखें खुली थी। और उन आंखों में जीत थी, शुद्ध,
निर्मम, खतरनाक जीत। दृश्य 4। दोपहर 2 बजे अर्नव का ऑफिस, सच की तलाश। रहस्यमय, जासूसी धुन, जैसे कोई पहेली सुलझ रही हो। दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में 20वीं मंजिल पर अर्नव का ऑफिस था। पूरी दीवार शीशे की थी, जहां से पूरी दिल्ली दिखती थी। नीचे गाड़ियों की भीड़ थी, लोग चींटियों की तरह दौड़ रहे थे। इमारतें ऊंची थीं, धूप तेज थी। पर अर्नव को ये सब नहीं दिख रहा था। उसकी निगाहें सिर्फ एक चीज पर थी, उसके सामने रखी फाइल। अर्नव अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसने आज गहरा नीला सूट पहना था, सिल्वर ग्रे टाई लगाई थी, बाल संवरे थे। पर उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा पीला पड़ गया था। उसने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी, इरा के बारे में सोचता रहा था। निशा के बारे में, और उस अपराधी के बारे में जिससे निशा बात कर रही थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था, उस पर कॉल डिटेल्स थी। और कुछ कागजात रखे थे, जो उसके पुलिस वाले दोस्त ने भेजे थे। उसने धीरे धीरे कागजात उठाए और पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना। राकेश शर्मा, उर्फ काला। उम्र 42 वर्ष। पिता का नाम सवा रामनाथ शर्मा। जन्मस्थान मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। वर्तमान पता अज्ञात। फरार। अर्नव की भौहें तन गईं। उसने आगे पढ़ा। आपराधिक रिकॉर्ड 2001। पहला केस चोरी, मुरादाबाद, 3 महीने की सजा, किशोर न्यायालय में। 2003। दूसरा केस लूट, दिल्ली, 1 साल की सजा। 2005। तीसरा केस चोरी, नोएडा, 6 महीने की सजा। 2008। चौथा केस धोखाधड़ी, गुरुग्राम, 2 साल की सजा। 2010। पांचवा केस जालसाजी, फरीदाबाद, केस दर्ज, पर गवाहों के डर से चार्जशीट नहीं हो सकी। 2012। छठा केस हत्या की कोशिश, दिल्ली, चार्जशीट दाखिल, पर गवाहों के गायब होने पर बरी। 2015। सातवां केस फिरौती के लिए अपहरण, दिल्ली, केस दर्ज, पर सबूतों के अभाव में बरी। 2018। आठवां केस धमकी और ब्लैकमेलिंग, दिल्ली, केस दर्ज, अभी ट्रायल चल रहा है। 2022। नौवां केस हत्या, दिल्ली, मामला दर्ज, आरोपी फरार। अर्नव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। ये आदमी हत्यारा था, सीरियल क्रिमिनल। और उसकी बहन निशा इस आदमी से बात कर रही थी। रात भर 23 बार 15 दिनों में उसने कॉल डिटेल्स देखीं। निशा कपूर के फोन से किए गए कॉल्स पिछले 15 दिन। तारीख 5 मार्च रात के 11:32। राकेश शर्मा 6, 7, 8, 9, 10, 11 मार्च और भी 16 कॉल्स राकेश शर्मा को। अर्नव ने फाइल बंद कर दी। वो उठा और ऑफिस में टहलने लगा। शीशे की दीवार के पास गया। बाहर देखा, दिल्ली की चकाचौंध, गाड़ियां, लोग, इमारतें। पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, निशा। निशा, तू ये सब क्यों कर रही है? तू एक हत्यारे से बात क्यों कर रही है? तू इरा को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है? तू इतनी बदल कैसे गई? या फिर तू कभी वैसी थी ही नहीं जैसी दिखती थी? उसने अपना फोन उठाया। अपने दोस्त इंस्पेक्टर राजीव को कॉल किया। हाँ अर्नव, बोल। राजीव, वो फोटो भेज दी जो तूने कही थी, जहां निशा उस आदमी से मिल रही थी। हाँ, भेज दी है। मैसेज देख। अर्नव ने मैसेज खोला। एक फोटो थी, धुंधली सी, रात में खींची गई। उसमें एक गली थी, पुरानी, सुनसान, अंधेरी। गली में 2 लोग खड़े थे, एक आदमी, लंबा, पतला, काले कपड़ों में, चेहरे पर स्कार्फ बांधे हुए, और एक औरत काले बुर्के में, सिर से पांव तक ढकी हुई, सिर्फ आंखें बाहर। अर्नव ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने फोटो जूम किया, औरत के हाथों पर। हाथ साफ सुथरे थे, नाखूनों पर गुलाबी पॉलिश थी, कलाई पर सोने की पतली चेन थी। निशा के हाथ। उसने फोटो और जूम किया, बुर्के के नीचे से झांकती हुई चप्पलें, गुलाबी रंग की।
उन पर छोटे छोटे फूल बने थे। निशा की चप्पलें। अर्नव ने फोन रख दिया। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने गहरी सांस ली। निशा, तू ये कर रही है? मेरी छोटी बहन, जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, जिसके साथ खेला हूँ, जिसे पढ़ाया है, वो तू इतनी खतरनाक है। उसने तुरंत इरा को फोन लगाया। हाँ भैया? इरा की आवाज थी, थकी हुई, उदास। इरा, मैं आज शाम को घर आ रहा हूँ। तुझसे बात करनी है, बहुत जरूरी। किस बारे में भैया? निशा के बारे में। मुझे कुछ पता चला है, बहुत बड़ा। रुक, मैं आ रहा हूँ। अर्नव ने फोन रखा। वो ऑफिस से निकल गया, जैसा था वैसा ही, बिना जैकेट पहने, बिना टाई ठीक किए, बिना किसी से कुछ कहे। लिफ्ट में उतरा, पार्किंग में गया, कार में बैठा और घर की तरफ भागा। दृश्य 5। शाम 6 बजे अर्नव का इरा से मिलना। नया प्लान। धीमी, भावुक धुन, 2 अकेले लोगों की मुलाकात। जैसे तूफान से पहले की खामोशी। शाम के 6 बजे थे। सूरज डूब रहा था। आसमान में लाल नारंगी रंग बिखर रहे थे। कपूर मैंशन की खिड़कियों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थी, सुनहरी, गुलाबी, बैंगनी। पर इरा के कमरे में अंधेरा था, पर्दे खिंचे हुए थे। इरा बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, हाथों में हाथ डाले, सिर झुकाए। उसने आज कुछ खाया नहीं था, पानी नहीं पिया था, किसी से बात नहीं की थी। वो बस बैठी थी, सोच रही थी, रो रही थी, सोच रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार, धीरे से, प्यार से। कौन? उसकी आवाज बैठी हुई थी। मैं हूँ अर्नव। इरा ने दरवाजा खोला। अर्नव अंदर आया। उसने इरा का चेहरा देखा, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूखे हुए थे। उसने साड़ी पहनी हुई थी, साधारण सी, सफेद रंग की, बिना किसी गहने के। वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे पहले दिन गांव में लगती थी, अकेली, बेसहारा। लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी बुझती नहीं थी। अर्नव ने उसे देखा। उसका दिल भर आया। क्या हुआ इरा? तू ठीक नहीं लग रही। इरा ने उसे देखा। एक पल को उसे लगा, शायद ये उसका साथ देगा, शायद ये सुनेगा उसकी बात, शायद ये उसका भाई है, सच्चा भाई। पर फिर उसे सुबह वाली घटना याद आई, कैसे सुनीता ने उसकी एक न सुनी, कैसे निशा ने नाटक किया, कैसे सब उसके खिलाफ हो गए। कुछ नहीं भैया, सब ठीक है। झूठ मत बोल, इरा। मैं तेरा चेहरा देख सकता हूँ। कुछ हुआ है, बता। तू रोई है, तेरी आंखें सूजी हुई हैं। बता, क्या हुआ? इरा चुप रही। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना आवाज के। अर्नव ने उसे गले से लगा लिया, कसकर, जैसे कोई अपनी बहन को सारे दर्द से बचाना चाहता हो। उसके हाथ उसकी पीठ पर थे, उसकी उंगलियां उसके बालों में थीं। रो ले इरा, रो ले। अकेले में रोना अच्छा होता है। पर मुझे बता, क्या हुआ? मैं तेरा भाई हूँ। मैं तेरी मदद करूंगा। इरा ने रोते रोते सब कुछ बता दिया, कैसे उसने निशा को फोन पर बात करते सुना, कैसे उसे पता चला कि निशा उसे जहर दे रही थी, कैसे उसने डायरी में सब लिखा, और कैसे आज सुबह डायरी गायब हो गई। और आज सुबह मैं निशा के कमरे में गई। मैंने उससे डायरी मांगी। उसने कबूल किया। उसने कहा, मैंने ली है, अब तू क्या कर सकती है? और फिर तुम्हारी माँ आ गई। निशा ने रोना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ ने मुझे डांट दिया, कहा अगर निशा को परेशान किया तो घर से निकाल दूंगी। अर्नव की आंखों में गुस्सा आ गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गई। उसने इरा को छोड़ा और कमरे में टहलने लगा, तेज तेज कदमों से। ये निशा, ये इतनी खतरनाक है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर भैया, मेरे पास अब कोई सबूत नहीं। डायरी उसके पास है। मेरी बात कौन सुनेगा? तुम्हारी माँ ने तो आज सुबह मुझे ही डांट दिया। अर्नव रुका। उसने इरा के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। सुन इरा, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे यकीन है तू सच बोल रही है।
और मेरे पास भी कुछ सबूत है। उसने अपने बैग से वो कागजात निकाले, निशा के कॉल डिटेल्स, राकेश की रिपोर्ट और वो तस्वीर जहां निशा बुर्के में राकेश से मिल रही थी। ये देख, निशा रोज रात को इस आदमी से बात करती है, राकेश शर्मा उर्फ काला। ये एक अपराधी है, चोरी, धोखाधड़ी, हत्या की कोशिश, कई केस दर्ज है। और कल रात वो इससे मिली भी थी, बुर्का पहनकर। मेरे दोस्त ने फोटो खींची है। इरा ने फोटो देखी, उसकी आंखें फैल गईं। तो मैं सच कह रही थी। वो सच में किसी से मिली थी। वो सच में साजिश कर रही है। हाँ, और मुझे लगता है ये सब तेरे खिलाफ है। पार्टी वाला प्लान असली है। पर अब हमें कुछ करना होगा। हम चुप नहीं बैठ सकते। पर क्या करेंगे भैया? डायरी तो उसके पास है। बिना डायरी के हम कुछ नहीं कर सकते। अर्नव ने सोचा। उसकी आंखों में एक चमक आई। डायरी चाहिए। हमें वो डायरी वापस चाहिए। उसी में सब सबूत है। पर कैसे? उसने तो कह दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अर्नव ने उसकी तरफ देखा, दृढ़ता से, संकल्प से। आज रात, जब सब सो जाएंगे, हम निशा के कमरे में घुसेंगे और डायरी ढूंढेंगे। इरा डर गई। उसकी आंखें फैल गईं। पर भैया, अगर पकड़े गए? अगर किसी ने देख लिया? अगर निशा जाग गई? नहीं पकड़े जाएंगे। मैं सब संभाल लूंगा। तू बस मेरा साथ दे। मैंने पहले भी ऐसे काम किए हैं कॉलेज के दिनों में। डर मत। इरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद थी। ठीक है भैया, आज रात हम करेंगे। दृश्य 6। रात 1 बजे निशा के कमरे में घुसना। तनावपूर्ण, डरावनी धुन, दिल की धड़कनें, कदमों की आहट, सांसों की रफ्तार। रात के 1 बजे थे। पूरा घर सो चुका था। बाहर हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों से सरसराहट कर रहे थे। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, अंधेरा और गहरा हो गया था। कहीं दूर उल्लू चिल्ला रहा था, अशुभ संकेत। घर के अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि कानों में सीटी बजने लगे। इरा अपने कमरे से निकली। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे, एक काला सूती कुर्ता, काली लेगिंग्स, ताकि अंधेरे में न दिखे। उसने बाल बांध लिए थे ताकि आवाज न हो। पैरों में चप्पल नहीं थी, नंगे पांव, ताकि कदमों की आवाज न हो। उसने अपनी डायरी की याद में हाथ में एक छोटी सी टॉर्च ली थी, जो उसने गांव से लाई थी। पुरानी सी, पर काम करती थी। गलियारे में अंधेरा था। बस दूर कहीं से रात की लाइट की हल्की रोशनी आ रही थी, धुंधली, पीली, डरावनी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। उनमें बने चेहरे जैसे उसे देख रहे थे, जैसे कह रहे थे, तू यहाँ क्या कर रही है? वापस जा। इरा ने गहरी सांस ली। वो धीरे धीरे चली, दीवार का सहारा लेते हुए, हर कदम संभाल कर रखते हुए। उसके नंगे पांव ठंडे संगमरमर पर पड़ रहे थे, ठिठुरन हो रही थी। पर उसने परवाह नहीं की। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फोड़कर बाहर निकल आएगा। धक धक, धक धक, उसे लगा जैसे पूरे घर में सिर्फ उसके दिल की आवाज सुनाई दे रही है। गलियारे के अंत में अर्नव खड़ा था। उसने भी गहरे रंग के कपड़े पहने थे, काली जीन्स, काला स्वेटर, काले जूते। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी, स्टील की, पतली, तेज रोशनी वाली। वो दीवार के सहारे खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप। इरा उसके पास पहुंची। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया, गर्म हाथ, मजबूत हाथ। उसने फुसफुसाकर कहा, आ गई? हाँ। चल। चुपके से, बिल्कुल चुप। वो निशा के कमरे के बाहर पहुंचे। दरवाजा बंद था, लकड़ी का भारी दरवाजा, गुलाबी रंग का, बीच में सोने का हैंडल। अर्नव ने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद था। ताला लगा था। लॉक है, उसने फुसफुसाकर कहा। अब क्या करेंगे? अर्नव ने अपनी जेब से एक छोटा सा तार निकाला, पतला, मुड़ा हुआ, स्टील का, लॉक खोलने वाला तार, जो उसने कॉलेज के दिनों में बनाया था और आज तक रखा था। ये क्या है? इरा ने हैरान होकर पूछा। लॉक खोलने का तार। कॉलेज के दिनों में सीखा था।
कभी काम आएगा सोचा था, आज आ गया। उसने धीरे से तार को ताले में डाला, घुमाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कान लगाकर सुना, क्लिक की आवाज कब आती है। उसकी उंगलियां सटीकता से काम कर रही थी, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। कुछ सेकंड में आवाज आई, एक हल्की सी क्लिक। ताला खुल गया। हो गया, अर्नव ने कहा। उसने धीरे से दरवाजा खोला, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल चुप। दरवाजा अपने कब्जे पर घूमा, कोई आवाज नहीं हुई। वो अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था, बस खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। पर चांद बादलों के पीछे था, इसलिए रोशनी बहुत धुंधली थी। कमरे में फूलों की खुशबू थी, चमेली, गुलाब, मोगरा, इतनी तेज कि सिर चकरा जाए। फर्श पर सफेद शगुन का कालीन था, मुलायम, जिस पर पैर धंस रहे थे। कोई आवाज नहीं हो रही थी। बीच में बिस्तर था, राजकुमारी वाला, गुलाबी चादर, गुलाबी तकिए, उन पर लेस की कढ़ाई। उस पर निशा सो रही थी, गहरी नींद में। उसकी सांसों की आवाज आ रही थी, धीमी, नियमित, शांत। वो करवट लिए हुए थी। उसका एक हाथ तकिए के नीचे था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी, शांत, मासूम, प्यारी। अर्नव ने टॉर्च जलाई, बहुत हल्की रोशनी में, धीरे से, ताकि निशा की आंख न खुले। उन्होंने कमरे में देखा, चारों तरफ। डायरी कहाँ होगी? इरा ने फुसफुसाकर पूछा। अलमारी में देखो। मैं ड्रेसिंग टेबल देखता हूँ। जल्दी करो। वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। इरा अलमारी के पास गई। अलमारी बड़ी थी, दोनों तरफ के दरवाजे। उसने धीरे से एक दरवाजा खोला, अंदर कपड़ों की कतारें थीं, रंग बिरंगे, महंगे, चमकीले। उसने हर कपड़े की जेब चेक की, हर तह को खोला, साड़ियाँ, सूट, लहंगे, जीन्स, टॉप्स, सब। डायरी नहीं मिली। उसने दूसरा दरवाजा खोला, अंदर जूते थे, बैग थे, एक्सेसरीज थीं। उसने हर बैग खोला, हर जूते के अंदर देखा, हर डिब्बे को चेक किया। डायरी नहीं मिली। अर्नव ने ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोलीं। पहली दराज, ज्वेलरी बॉक्स, सोने के हार, झुमके, अंगूठियां, कंगन, सब चमक रहे थे। डायरी नहीं। दूसरी दराज, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, परफ्यूम की बोतलें। डायरी नहीं। तीसरी दराज, कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ चिट्ठियां, एक पुराना लॉकेट। डायरी नहीं। नहीं मिली। उसने फुसफुसाकर कहा। इरा ने चारों तरफ देखा। उसकी निगाहें अलमारी के पीछे की तरफ गईं। वहां एक छोटा सा डिब्बा था, गत्ते का, पुराना, धूल से ढका हुआ। अलमारी और दीवार के बीच की उस जगह में, जहां कोई नहीं देखता, जहां कोई साफ नहीं करता। वहां देखो, अलमारी के पीछे। अर्नव ने टॉर्च वहां मारी। एक छोटा सा डिब्बा था, गत्ते का, भूरे रंग का। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे सालों से कोई उसे छुआ न हो। इरा ने धीरे से डिब्बा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डिब्बा खोला। अंदर था वही काली डायरी। उसकी डायरी। उसने उसे पहचान लिया। कवर पर एक छोटा सा दाग था, जो गांव में चाय गिरने से लगा था। मिल गई भैया, मिल गई। उसकी आवाज में खुशी थी, उत्साह था, राहत थी। चुप, आवाज मत कर। पर बहुत देर हो चुकी थी। बिस्तर पर निशा ने करवट बदली। उसकी आंखें खुल गईं। अंधेरे में उसने देखा, 2 परछाइयां, उसकी अलमारी के पास। कौन है? उसकी चीख निकल गई, तेज, डरावनी, पूरे घर में गूंज गई। अर्नव और इरा ठिठक गए। उनके पैर जवाब दे गए। कौन है वहां? चोर, चोर। निशा बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई। उसने बिस्तर के पास रखी टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी सीधे अर्नव और इरा पर मारी। रोशनी में उनके चेहरे साफ दिखे। निशा की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर हैरानी थी, गुस्सा था, और फिर एक मुस्कान आई, जीत की मुस्कान। भैया, दीदी, तुम मेरे कमरे में रात को चोरी कर रहे थे? नहीं, निशा। अर्नव ने समझाने की कोशिश की। चोर, चोर, मम्मा,
मम्मा, कोई तो आओ। निशा की चीख और तेज हो गई। दूर दूर से आवाजें आने लगी, दरवाजे खुलने की, कदमों की, लोगों के जागने की। पूरा घर जाग गया। अर्नव ने इरा का हाथ पकड़ा। भाग, जल्दी। वो दौड़े कमरे से बाहर, गलियारे में, सीढ़ियों की तरफ। उनके पीछे पीछे निशा चिल्ला रही थी, चोर, चोर, पकड़ो उन्हें। क्लिफ हैंगर, तेज, डरावनी धुन, भागते कदम, धड़कते दिल, चीखें। अर्नव और इरा सीढ़ियों से नीचे उतरे। सीढ़ियां लंबी थीं, 20 सीढ़ियां, घुमावदार, संगमरमर की। उनके नंगे पैर सीढ़ियों पर पड़ रहे थे, ठंडक, फिसलन, डर। उनके पीछे पीछे नौकर दौड़ रहे थे, कुछ लाठियां लेकर, कुछ टॉर्च लेकर, कुछ मोबाइल की रोशनी जलाकर। रुको, कौन हो तुम? रुको। वो भागते रहे, मुख्य हॉल में पहुंचे, मुख्य दरवाजे की तरफ। पर तभी सामने से सुनीता आ गई। उन्होंने सफेद नाइटी पहनी थी, बाल बिखरे थे, चेहरे पर गुस्सा था। उनके हाथ में लाठी थी, बड़ी सी, भारी सी। रुको। अर्नव और इरा रुक गए। अब कोई रास्ता नहीं था। सामने सुनीता थी, पीछे नौकर थे, चारों तरफ दीवारें थीं। सुनीता ने टॉर्च मारी, उसकी रोशनी में चेहरे साफ दिखे। अर्नव, इरा, तुम? उसकी आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका बेटा, जिस पर उसे गर्व था, वो रात को चोरी कर रहा था, और वो लड़की, जो कल आई थी, वो भी उसके साथ थी। पीछे से निशा भी आ गई, रोती हुई, कांपती हुई, डरी हुई। उसने सफेद नाइटी पहनी थी, बाल बिखरे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मा, ये मेरे कमरे में थे, मेरी अलमारी खोल रहे थे। मुझे लगा चोर है। मैं डर गई। सुनीता ने अर्नव की तरफ देखा, गुस्से से, नफरत से, तिरस्कार से। अर्नव, तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी बहन के कमरे में चोरी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस घर के बेटे हो, इस घर के वारिस हो, और तुम रात को चोरी कर रहे हो? अर्नव ने उसे समझाने की कोशिश की। माँ, सुनो, ये सब। चुप। कल सुबह तुम्हारे पिता को बताऊंगी। और तुम इरा, तुमने सोचा था मैं चुप बैठूंगी? अब बहुत हो गया। कल सुबह दादाजी को बताऊंगी। देखती हूँ तुम दोनों कैसे बचते हो। सब लोग वहां खड़े थे, नौकर, माली, ड्राइवर, रसोइया, सब देख रहे थे कपूर परिवार के बेटे और नई बहू को चोरों की तरह पकड़ा गया। निशा एक कोने में खड़ी रो रही थी। उसके कंधे हिल रहे थे, हिचकिया रही थीं, आंसू बह रहे थे। पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां एक चमक थी, जीत की चमक, संतोष की चमक, खुशी की चमक। उसने इरा की तरफ देखा और मुस्कुराई, बहुत हल्की सी, बस एक पल के लिए। पर इरा ने देख लिया। दीदी, अब देखती हूँ तू कैसे बचती है। अब तू मेरी डायरी ले गई, पर मैं तेरी जीत ले गई। आज रात तू चोर बन गई, और कल सुबह तू इस घर से बाहर हो जाएगी। और इस तरह इरा और अर्नव उसी जाल में फंस गए जो उन्होंने निशा के लिए बिछाया था। पर क्या ये सच में निशा की जीत थी, या फिर ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? क्योंकि अब इरा के पास वो डायरी थी जिसमें सबूत थे, सारे राज थे। और अब वो लड़ाई और बड़ी हो गई थी। अब सिर्फ इरा बनाम निशा नहीं थी, बल्कि पूरा परिवार इस जंग में शामिल हो चुका था। अब देखना ये था कि कल सुबह क्या होगा। क्या सच सामने आएगा, या फिर निशा की चालाकी एक बार फिर काम कर जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इरा अपनी डायरी के साथ इस मुकदमे में जीत पाएगी, या फिर निशा उसे फिर से धोखा देगी? एपिसोड 7 समाप्त।